हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप लोगों का डिस्कस करेंगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो 2025 में एलपी में पूछे गए हैं। उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और ये सारे ट्रेड के लिए रहेगा। अगर मैं बात करूं, आपका जो आरआरबी एलपी का सीबीटी 2 होता है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो इसमें एक पार्ट ए होता है और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट्स का टाइम रहता है। और पार्ट बी में आपके पास 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट्स का टाइम रहता है। यानी अगर आप दोनों को मिला लीजिए तो 175 क्वेश्चन आपको मिलेगा सीबीटी 2 में। 100 इसके 75 इसके 175 क्वेश्चन। पार्ट ए में आपको क्या क्या मिलती है, इसमें मिलेगी आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है। और ये जो हिस्सा है आपका, ये ट्रेड का है, जो भी आपके ट्रेड के सवाल होते हैं वो आता है। तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए में आपको मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आती है। पार्ट बी में आपके ट्रेड आती है। टोटल 100 सवाल यहां, 75 यहां, 175 सवाल आते हैं टोटल सीबीटी 2 में। मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं ये हिस्सा जो है, आज मैं इसके क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के। ट्रेड वाला मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के। लगभग 50 सवाल आते हैं, उन सवालों को हम डिस्कस करेंगे। मैथ रीजनिंग तो आपने पढ़ी ही है, हम बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 50 सवालों को डिस्कस करेंगे। ये जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, ये हर ट्रेड के बच्चों को पढ़ना है, सबके लिए कॉमन ही रहता है एक तरीके से। ठीक है। तो जो 2025 का सवाल आया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक। उसके अलावा देखो आप, 2 मई 2025 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 मई 2025 शिफ्ट टू इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। खैर क्या ट्रेड का पेपर थोड़ी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग डिस्कस करना है। 2 मई 2025 शिफ्ट 2 का जो पेपर है आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप फुल बैचेज को पढ़ना चाहते हो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के या ट्रेड के, तो आप करियर विल ऐप इन बैचेज को पढ़ सकते हैं। कहां पढ़ सकते हो आप? करियर विल ऐप पे। आप ऐप पे जाकर के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का बैच भी पढ़ सकते हो, या ट्रेड वगैरह के बैचेज या आरआरबी जे के बैचेज पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो। आपको बैच कैसे दिखेगा? आप ऐप खोलना, ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे बैच पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद ऊपर कई सारे सेक्शन होंगे, एसएससी, बैंक, टीचिंग। आप वहां पे क्लिक करना, जेई, आईटीआई और रेलवे के सेक्शन पे क्लिक करना है। एक सेक्शन होगा ये, लेकिन पहले बैच पे क्लिक करके फिर इस पे जाना, तभी आपको जितने बैचेज ट्रेड के या बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के होंगे वो बैचेज आपको दिख जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हो। आप फोन नहीं करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। तो जो आपका पेपर हुआ था 2 मई 2025 को शिफ्ट 2, हम शिफ्ट 2 फिर शिफ्ट 1 और भी पेपर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसमें टोटल 175 सवाल आए थे। कितने सवाल? 100 सवाल इसके, 75 सवाल इसके। तो हम ट्रेड का नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। यानी 100 सवाल जो हैं इसमें से 50 सवाल इसके रहते हैं, बाकी मैथ और रीजनिंग के रहते हैं। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के सवाल हम डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 12 टॉपिक मेंशन है। सेफ्टी एंड हेल्थ से लेके, एनवायरमेंट से लेकर, कंप्यूटर से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क एंड पावर, हीट एंड टेम्परेचर, ये सारे 12 टॉपिक इसके अंदर मेंशन होते हैं। 12 टॉपिक। ठीक है। तो हम इन सारे सवालों को करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखो, अब 100 सवालों में मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग भी है। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग को स्किप करूंगा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के सवालों को मैं करूंगा। ठीक है। 100 सवाल हैं पार्ट ए में, पार्ट ए सबके लिए कॉमन है।
मैथ रीजनिंग को मैं स्किप करूंगा, मैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के जो सवाल मिलेंगे उसको कराता जाऊंगा। तो 100 में से शुरू के 50 सवाल आज हम डिस्कस करेंगे और 50 सवाल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझाने में आपको फिर दिक्कत होगी, जल्दीबाजी हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा आराम आराम से समझाएंगे, क्योंकि टिक थोड़ी करना कि ABCD हो गया, ये तो आपको पता ही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो 100 में से 50 सवाल आज, 50 सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आपका जो 2 मई 2025 शिफ्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए इन 100 सवालों में से शुरू के 50 सवाल हम डिस्कस करेंगे और अगले 50 सवाल नेक्स्ट क्लास में। पहला सवाल ये है, मैथमेटिक्स का है। ठीक है धर्मवीर, ये सब मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो कर लेना। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, यह है आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। If a force of 6 Newton is applied on a body which is displaced through 2 meter in the direction of force, the work done is found to the। यदि किसी वस्तु पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाए तो बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य W क्या होता है? कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन या बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये मैंने पढ़ा रखा है, वर्क एंड पावर, और उसमें वर्क की कई सारी डिफिनीशंस हैं, सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आपको सलाह ये दी जाती है कि जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे उससे पहले आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उसको पढ़ करके आओगे, तभी आप इसको करोगे, अदरवाइज आपको इस समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे सर आपने क्या पढ़ाया? मैंने तो थ्योरी में सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है, तो फिर उतनी ही गहराई से मैं यहां पे चीजों को नहीं एक्सप्लेन करूंगा। सर हम तो आपका बैच पढ़े ही नहीं, कहीं उड़ के इधर उधर से पढ़ के आए हैं, फिर भगवान जाने। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी ये फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है? 6 न्यूटन का। विस्थापन कितना है? 2 मीटर का। 6 गुणे 2 12, यही हो गया आपका जूल। 12 जूल आपका वर्क हो गया। 12 जूल। 12 जूल को सोचना है नहीं। अगला सवाल इलेक्ट्रिसिटी का है। एन 8 ओम रजिस्टर जनरेट्स 200 जूल ऑफ हीट एनर्जी, हीट एवरी सेकेंड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर? रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो दे रखी है 8 ओम। हर सेकेंड, हर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड दे रखा है, हर सेकेंड मतलब टाइम 1 सेकेंड दे रखा है, प्रति सेकेंड लिखा है ना। इंग्लिश में देखो एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड मतलब हर सेकेंड, मतलब टाइम 1 सेकेंड में दे रखा है कि जो हीट जनरेट किया है एवरी सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में इतने जूल, 1 सेकेंड में इतने जूल, टाइम 1 सेकेंड दे रखा है ना। हर सेकेंड 200 जूल उसमें उत्पन्न करता है। हर सेकेंड मतलब इस सेकेंड भी, अगले सेकेंड भी, फिर अगले सेकेंड भी, फिर अगले सेकेंड भी 200 जूल उसमें उत्पन्न कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 200 जूल उसमें 200 जूल की उसमें उत्पन्न कर रहा है, तो टाइम 1 सेकेंड लेकर के चलेंगे हम। रेजिस्टेंस 8 ओम है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है ये निकालना है आपको, विभवांतर यही तो है। और ये भी दे रखा है उष्मा, हीट कितनी है? हीट जो है उष्मा वो है 200 जूल। हीट कितनी है? 200 जूल। रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम। हर सेकंड में 200 जूल उष्मा उत्पन्न करता है। हर सेकंड मतलब 1 सेकंड में। जैसे मैंने कहूं मैं हर घंटे इतने रुपए कमाता हूं, मैं अगर आपसे मैं कहूं कि मैं हर घंटे 1000 रुपए कमाता हूं, तो इसका मतलब क्या? 1 घंटे में 1000 रुपए कमाता हूं, मतलब इस घंटे में जो टाइम कितना हो रहा है अभी 4:05, इस 1 घंटे में 1000 रुपए कमाया। 5 से 6 बजे वाले घंटे में मैंने 1000 रुपए कमाया। 6 से 7 बजे वाले घंटे में मैं 1000 रुपए कमाया। हर घंटे में 1000 रुपए कमाता हूं, बात वही हुई। तो हर सेकंड इतना उसमें 200 जूल उसमें उत्पन्न करता है, मतलब इस सेकंड भी, फिर अगले सेकंड भी 200 जूल, फिर अगले सेकंड 200 जूल, फिर अगले सेकंड 200 जूल, यानी 1 सेकंड में 200 जूल उसमें उत्पन्न करता है। ये दे रखा है। टाइम को 1 सेकंड ले लो। आप कौन सा फार्मूला लगाओगे कि आपको वोल्टेज मिल जाएगा? हीट दे रखी है आपको। हीट क्या होती है? हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है। हीट क्या है? हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। हीट एक प्रकार की एनर्जी है। हीट क्या एक प्रकार की एनर्जी, एनर्जी या हीट क्या है? पावर इंटू टाइम। अब पावर के आपके पास 3 फार्मूले हैं, हमने बता रखा है। पावर का एक फार्मूला है I² R,
दूसरा फार्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर, तीसरा फार्मूला है पावर का वी इंटू आई। ये तीन फार्मूले हैं पावर के। अरे बोलो, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, वी इंटू आई, कौन सा लगाऊं मैं? सवाल के स्टेटमेंट कथन के हिसाब से हमको फार्मूला लगाना है। हमको आर पता है, अच्छा वी निकालना है, यानी पावर का वो फार्मूला लिखो जिसमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज आ रहा हो। वो फार्मूला लिखो जिसमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज आ रहा हो। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज कहां आ रहा है? यहां तो करंट आ रही है, यहां वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रही है। हमें रेजिस्टेंस भी चाहिए और वोल्टेज भी चाहिए। ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस। तो पावर का वी स्क्वायर बाई आर वाला फार्मूला लगाइए, ये आपके काम का है, वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर की जगह पे लिख दो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टाइम। तो हीट हो गई आपकी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टाइम। यहां से हीट कितनी दे रखी है? हीट दे रखी 200 जूल, लिख दिया 200 जूल। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज ही तो निकालना है, तो वोल्टेज का स्क्वायर रख दिया। रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम, रेजिस्टेंस को 8 ओम रख दिया। टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड, हर सेकेंड, तो टाइम को 1 सेकेंड रख दीजिए। यहां से आपको वी स्क्वायर मिलेगा, तो वी स्क्वायर कितना मिलेगा? 8 गुणे 2 1600। तो 20 कितना हो जाएगा? 1600 का अंडर रूट 16 का अंडर रूट 4 और 40, 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। नहीं आया समझ में? बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में 12 टॉपिक टोटल हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी एक टॉपिक है। वो इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है आपके 2025 2 मई का शिफ्ट 2 का सवाल आ गया। 40 वोल्ट। ये टाइम 1 सेकंड वाला शायद आपको दिक्कत कर रहा होगा, लिखा ना हर सेकंड में। जैसे मैं हर साल 1 करोड़ रुपए कमाता हूं, 2025 में, 2026 में, 2024 में, 2023 में। तो अगर मैं कहूं 2025 में मैंने कितना कमाया होगा? 1 करोड़। ऐसे हर सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है? 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है? 200 जूल। तो टीज 1 सेकंड रख दो। नेक्स्ट, अगला विचार, द फॉलोइंग मटेरियल सर्व्स एज ए हीट इंसुलेटर। कौन सी सामग्री उष्मारोधी के रूप में कार्य करती है, मतलब अपने अंदर से उष्मा का प्रवाह नहीं होने देती है? कौन सा ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं होने देता है? एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, ये तीनों बहुत शानदार कंडक्टर हैं। इसमें सबसे अच्छा सिल्वर है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर। सिल्वर के बाद नंबर आता है कॉपर का, कॉपर के बाद गोल्ड का, गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम का। ये सब बहुत शानदार कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर। अच्छे चालक हैं। अच्छे चालक जो होते हैं वो अपने अंदर से हीट को यानी उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसुलेटर है तो अपने अंदर से हीट को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देगा। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक तरीके से इंसुलेटर है, कुचालक है। ये अपने अंदर से उष्मा को यानी हीट को फ्लो नहीं होने देगा। कौन सी सामग्री? उष्मारोधी। उष्मारोधी मतलब अपने अंदर से उष्मा का प्रवाह न होने दे, अपने अंदर से हीट को फ्लो ना होने दे, प्लास्टिक। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1 पे है सिल्वर, नंबर 2 पे कौन है? कॉपर, नंबर 3 पे कौन है? गोल्ड, नंबर 4 पे एल्यूमिनियम, बाकी लोग उसके बाद आते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, या बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, या सबसे अच्छा कंडक्टर? सिल्वर, चांदी। ये देखो बच्चों वाला सवाल, ओम का नियम है आई बराबर वी आर आई, वी बराबर आई प्लस आर, वी बराबर आई इंटू आर। ओम का नियम है, किसी चालक के सिरों पर दिया गया विभवांतर वी, धारा आई और प्रतिरोध आर के लिए ओम का नियम इस प्रकार दर्शाया गया है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वोल्टेज वी है, करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, तो ओम का नियम क्या है? वी बराबर आई आर। ये क्या है? ये तो रीजनिंग का लग रहा है। सर रीजनिंग का भी कराते रहो। नहीं चिंटू, आप रीजनिंग के टीचर से करना। ये देखो, ये आपके इन्वायरमेंट का सवाल है। 12 टॉपिक है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के, उसमें इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया का वर्णन करता है? विच आर द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता रहता है उसको क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन ना, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ज्यादा बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो डूब जाओगे चिंटू तुम। तो हम नहीं चाहते कि टेम्परेचर बढ़े धीरे धीरे, मगर फिर भी ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह के कारण तापमान बढ़ता रहता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तापमान का बढ़ना, पर्यावरण का सवाल है। ये मैथमेटिक्स के सवाल, 100 सवाल में मैथ्स भी है, रीजनिंग भी, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी है। अगला सवाल ये है, इसका बताइए धर्मवीर, कुलदीप, नुसरत, सचिन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड ना। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप देखोगे तो 45 नहीं 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में देखोगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और अगर फॉरेनहाइट में देखोगे, फॉरेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट के आसपास होता है। ह्यूमन बॉडी का सामान्य तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर कुछ इतना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में इतना और फॉरेनहाइट में इतना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। कौन सा कथन सही है? सामान्य तापमान 45 होता है? नहीं, 37 होता है भाई, ये गलत। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, यस करेक्ट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। लेबोरेटरी का थर्मोमीटर यूज करते हैं? नहीं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो आप नॉर्मल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, मुंह में घुसा के ऐसा डाल के नहीं, डॉक्टर जेब के नीचे डाल के दबाए रखो थोड़ी देर के लिए। देयर इज नो मेथड टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन टेम्परेचर स्केल टू अनदर टेम्परेचर स्केल। कोई तरीका नहीं है एक स्केल से दूसरे स्केल में बदलने का, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में बदल सकते हैं, उसको फॉरेनहाइट में बदल सकते हैं। एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में बदलने का तरीका तो हमारे पास है, डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में बदल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल सकते हैं, ये सब तो है। आपने हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर जो पढ़ा है उसमें सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, कैसे किसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपके पास जो सवाल था वो क्या था? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो करेक्ट ये है, बी ऑप्शन। सामान्य मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, यही सही है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में 37 या फॉरेनहाइट में लगभग इतना। धर्मवीर बोल रहे हैं पहले हम लोगों को आंसर देने दीजिए, उसके बाद आप बताइए। ठीक है धर्मवीर, आपको आंसर देने का मौका देते हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दिया करो। नेक्स्ट, ये सवाल है मैथमेटिक्स का। ये सवाल है, बताइए, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सवाल है ये। जनरली व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स? आमतौर पर द्रव में उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिक्विड में, द्रव में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस तरीके से होता है? बताइए। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या कंडक्शन रेडिएशन दोनों? आपको हीट एंड टेम्परेचर में बताया गया है कि उष्मा संचार की कितनी विधियां हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों बताया गया है। बोलो किसने पूछा है? लिक्विड्स में। लिक्विड्स में मुख्यतः, लिक्विड्स में मुख्यतः किसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह उष्मा फैलती? बताइए। आपका सही आंसर है यस, कन्वेक्शन। यस, कन्वेक्शन के द्वारा। ये लिखवा रखा है मैंने, हिंदी में संवहन बोलते हैं। अब कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, ये सब आपको बता रखा है। रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे सूर्य से आपके पृथ्वी तक आती है किरणें। कंडक्शन में मीडियम की जरूरत होती है, जैसे लोहा है, उसको गर्म करो एक सिरे को दूसरे सिरे तक हीट पहुंच जाती है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे पानी है, पानी में जैसे पानी को आपने गर्म किया तो जो गर्म वाला पानी है वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करता है या अपनी जगह छोड़ के बदलता रहता है। जैसे इमर्शन रॉड है, आपने बाल्टी में पानी भरा, इमर्शन रॉड को डाला तो आप देखते हो ना बुलबुला बनता रहता है, पानी हिलता डुलता रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि पानी भरा अपने बाल्टी में, इमर्शन रॉड डाला, स्विच ऑन कर दिया, अभी पानी गर्म नहीं हुआ तो पानी रुका हुआ है, बिल्कुल स्थिर है, स्टेशनरी है। आधे घंटे बाद आप आओगे देखोगे पानी गर्म हो गया तो उसमें पानी ऊपर नीचे हो रहा है, बुलबुल 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 बन रहा है।
वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो मेनली लिक्विड्स में कन्वेक्शन के द्वारा होता है, अब याद रखना। मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ, यांत्रिक ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक है ये। वर्क पावर एनर्जी का यांत्रिक ऊर्जा किसका सम है? केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, यांत्रिक ऊर्जा किसको किसको मिला के बनती है? किसको किसको? अरे किसको किसको? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, केई मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको आप जोड़ लोगे तो मिल जाएगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, एमई। ठीक है मनीष, मैं करवा दूंगा मनीष, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ, लंबाई L, पढ़ो आप सवाल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A वाले किसी विशेष पदार्थ के तार का प्रतिरोध 2 ओम है। उसी पदार्थ सेम है कि अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? पदार्थ वही है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। जिसकी लंबाई 2L, लंबाई को आपने 2L कर दिया, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A/2 है। मटेरियल सेम है। एक मटेरियल है, मान लीजिए सिल्वर है, उसका एक तार आपने लिया जिसकी लंबाई L है, एरिया A है, क्षेत्रफल रेजिस्टेंस 2 ओम है। मटेरियल सिल्वर का ही आपने रखा, मटेरियल नहीं बदला है। मटेरियल सिल्वर ही है, बस लंबाई को आपने डबल कर दिया और एरिया को आधा, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसी पदार्थ मींस मटेरियल नहीं बदला है। जो मटेरियल यहां पे वही मटेरियल यहां पे भी है। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, हैविंग लेंथ 2L, लेंथ डबल हो गई, एरिया हाफ हो गया। तो अगर मटेरियल नहीं बदला है इसका मतलब रो नहीं बदला होगा। रो क्या होगा? नहीं बदलेगा। रो कब बदलता है? या तो मटेरियल को बदल दो या तो टेम्परेचर को चेंज करो। क्या मटेरियल बदला? यहां नहीं, टेम्परेचर बदला है। टेम्परेचर की कोई चर्चा ही नहीं किया, इसका मतलब नहीं बदला होगा। अगर टेम्परेचर बदलता तो चर्चा करता, नहीं चर्चा किया मतलब टेम्परेचर नहीं बदला होगा। मटेरियल नहीं बदला, इसका मतलब रो क्या है? रो कांस्टेंट है। रो क्या है? रो सेम है। नियत है। तो आपके पास फार्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? R बराबर रो इंटू L अपान A। तो आपका रो क्या है? कांस्टेंट है। ये रो कांस्टेंट तो आप लिख सकते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A। अब जरा देखना, लंबाई L से 2L हो गई, डबल हो गई। अगर ये डबल हुआ तो ये डबल हो जाएगा, ये डबल तो ये डबल, ठीक। एरिया क्या हुआ? A से A/2, एरिया आधा हो गया। अगर एरिया आधा हो गया, ये आधा हुआ है, तो इसके आधा होने से फिर डबल हो जाएगा, ये आधा होने से फिर डबल हो जाएगा। लंबाई डबल किया आपने तो ये डबल हो गया। क्या हो गया? डबल। एरिया को आपने आधा किया तो फिर ये डबल हो गया, फिर डबल हो गया, 2 इंटू 2, यानी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा पहले की तुलना में। पहले जितना भी रेजिस्टेंस था उसका 4 गुना हो जाएगा। लंबाई डबल हो गई, ये डबल तो ये डबल। अच्छा ठीक। एरिया A से A/2 हो गया, एरिया आधा हो गया, पहले A था A/2, तो एरिया आधा तो ये आधा, तो रेजिस्टेंस फिर डबल। तो ये डबल था तो ये डबल हुआ एक बार, और फिर ये आधा हुआ तो फिर डबल हुआ। 2 गुणे 2 4 बार बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा पहले का। पहले कितना था? 2 ओम, तो इसका 4 गुना क्या होगा? 8 ओम। या तो ऐसे कर लो, ये डबल तो ये डबल, तो पहले 2 का डबल कितना हो गया? 4, फिर ये आधा तो फिर ये डबल, फिर 4 का डबल 8। या तो ऐसे कर लो, या फिर R1 अपन R2 करके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लो। R बराबर रो L अपान A।
रो कांस्टेंट है तो आप ऐसे लिखो R1 इज रो L1 अपान A1। अब बाद में रेजिस्टेंस R2 क्या है, रो इंटू L2 अपान A2। रो यहाँ भी सेम है, रो यहाँ भी सेम है, रो नहीं बदला है। पहले लंबाई इतनी, बाद में लंबाई इतनी, पहले एरिया इतना, बाद में एरिया इतना। यहां से R1 अपान R2 निकालो, इसको इससे डिवाइड करोगे क्या होगा, रो शुरू कट जाएगा, ये हो जाएगा L1 अपान A1 भागे L2 अपान A2। रो शुरू कट गया तो R1 अपान R2 L1 अपान A1 इंटू A2 अपान L2। तो पहले लंबाई कितनी है L1, लंबाई पहले L थी बाद में 2L हो गई, L1 की जगह पे L लिखो और L2 की जगह पे इसको ऐसे कर दो, फिर L1 अपान L2 एक साथ और A2 अपान A1 एक साथ कर दो, L1 अपान L2 A2 अपान A1। अब यहां से R1 अपान R2, पहले लंबाई L थी बाद में लंबाई 2L हो गई, लंबाई L से 2L हुई, एरिया एरिया A से A/2 हो गया। तो एरिया A1 अगर A था पहले और बाद में एरिया क्या हो गया A/2। इसको सॉल्व करिए, L से L कट गया, A से कट गया, ये 1/2, ये 1/2 नीचे है, क्या है ये कट गया नीचे, क्या बचा एक तरीके से, यहां आपका हो गया 1/1/2, यही तो हुआ। L1 अपान A1 A2 अपान L2, तो A2 अपान A1 L1 अपान L2। एक सेकेंड, एरिया A से A/2 हुआ है ना, ये पहले लंबाई L थी बाद में लंबाई 2L, बाद में लंबाई 2L हो गई, ठीक है, तो 2L कर दिया, पहले L थी बाद में 2L। एरिया A1 कितना था और A2 कितना है, एरिया आपका पहले था A बाद में हो गया A/2, तो A1 को आप लिखो A और बाद वाला एरिया है A/2, ये है, ये हमने उल्टा कर दिया था, एरिया पहले है बाद में A/2 है, तो पहले वाला है बाद वाला A/2। अब इसको सॉल्व करिए, L से L कट गया, कितना बचा यहाँ 1/2, यहाँ A से कट गया, यहाँ 1/2, तो 1/2 ऊपर डिवाइड बाई 1, तो 1/2 ही आएगा भाई, 1/2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1/2 ही तो आएगा, तो 1/2 ही आएगा R1/R2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R2 कितना हो गया 4R1, तो R2 कितना हो गया 4, पहले का रेजिस्टेंस कितना था R1, पहले का रेजिस्टेंस R1 जो है 2 ओम है, बाद वाला रेजिस्टेंस पूछा है 8 ओम। आप ऐसे भी कर सकते हो बट ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप सीख थोड़ी रहे हो कि आप ऐसे करोगे बच्चों की तरह, करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आप मैथमेटिक्स के मास्टर हो, आपको पता है ये डबल तो ये डबल, तो पहले 2 था, 2 का डबल 4 हो गया, अच्छा ठीक, ये आधा तो फिर ये डबल, फिर 4 का डबल 8 ओम हो गया, डायरेक्ट वहां से कर लो। और अगर ऐसे लग रहा कि नहीं सर हमको कम दिक्कत हो रही तो फिर ऐसे कर लो बच्चों जैसे। ठीक है मनीष, करवा दूंगा मैं, रुको 4-5 दिन। नुसरत, हाँ इसका पीडीएफ में अपलोड करवाऊंगा भाई, क्यों नहीं अपलोड करवाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तापमान पर, और कंपोजिशन ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ के संगठन पर, किस चीज का मटेरियल बना हुआ है, दो चीजों पर, दो चीजों पर। लेंथ ना, लेंथ पे एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी फिजिकल पैरामीटर्स पे नहीं डिपेंड करती है, लेंथ पे ना, एरिया पे ना, इन सब पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी जो है रो,
रो जो है रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करती है मेनली दो चीजों पे। एक तो मटेरियल, यानी अगर मटेरियल बदल दोगे आप तो रो बदल जाएगा। मटेरियल बोल दो, चाहे कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, पदार्थ किस चीज का बना है उस पे, और मेनली दूसरा टेम्परेचर पे। इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। तो आपका सही आंसर होगा मटेरियल। क्या होगा? मटेरियल। ये सवाल है, एक बल्ब 20 सेकंड के लिए 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। यदि इसमें से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब द्वारा उत्पन्न उष्मा ऊर्जा की गणना करें। मतलब उष्मा जो है वो कितनी होगी। टाइम देखो दिया है 20 सेकंड। वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो बल्ब द्वारा उत्पन्न उष्मा ऊर्जा यानी हीट आपको पता करनी है। हीट, उष्मा, उष्मा ऊर्जा, हीट भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, बताइए। चिंटू सर कौन सा फार्मूला लगाए हैं सर हीट के लिए? अरे चिंटू, हीट क्या है? हीट एनर्जी है। हीट क्या है? उष्मा। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। हीट एक प्रकार की एनर्जी है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है? शक्ति गुणे समय। पावर के कितने फार्मूले हैं? पावर का एक फार्मूला है V इंटू आई, तो V इंटू वाई में टी से मल्टीप्लाई कर दो। पावर का दूसरा फार्मूला है I स्क्वायर आर, तो I स्क्वायर आर में टी से मल्टीप्लाई कर दो। पावर का तीसरा फार्मूला है V स्क्वायर बाई आर, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 फार्मूले हो सकते हैं हीट के। भाई पावर की जगह पे क्या कर दिया हमने? यहाँ पावर की जगह पे V इंटू वाई रख दिया, यहाँ I स्क्वायर आर रख दिया, यहाँ V स्क्वायर बाई आर रख दिया, और टी से मल्टीप्लाई कर दिया सब में। पावर इंटू टाइम दैट इज हीट। आपको उत्पन्न उष्मा निकालनी है तो क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, ठीक। आई और वी दे रखा है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? यही वाला। वी और आई दे रखा है, वी और आई और टाइम। तो हीट का जो फार्मूला लगा दिया हमने, वी आई टी वाला लगा दिया। वोल्टेज कितना है? 10। करंट कितनी है? 2। टाइम कितना है? 20। कितना हो गया? 20 गुणित 40, 40 गुणित 400, 400 जूल। 400 जूल। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझाने के लिए। मुझे एग्जाम में खुद करना होता तो मैं ये लिखता थोड़ी। मुझे पता है वी दे रखा, आई दे रखा, तो वी इंटू वाई करके पावर निकाला, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो हीट निकाला। हो जाएगा। ये देखो एक दूसरे सब्जेक्ट का हो गया। ये सवाल पूछा गया है, डलवा देंगे मनीष ने, घबराओ मत। ये सवाल है, पढ़िए और बताइए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू regarding the following two statements labeled assertion A and reason R. फिर आगे ये दे रखा है ए में ये, बी में ये, सी में ये, डी में। क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है? एसर्शन मतलब अभिकथन। अभिकथन ए और कारण आर वाले निम्नलिखित में से दो कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन करिए। मतलब एक कथन है, दूसरा रीजन है, मतलब दो स्टेटमेंट है, दो कथन है, आपको बताना कौन सही कौन गलत है। ये सेफ्टी का सवाल लग रहा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ टॉपिक है ना आपके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, उसका सवाल है। कथन में क्या है? यदि आप जल्दी में हैं तो लटके हुए भार यानी सस्पेंडेड लोड के नीचे काम करना सुरक्षित है। अगर जल्दीबाजी में हैं तो लटके हुए भार के नीचे काम करना सुरक्षित है। क्या आपको लग रहा है सही है? ऊपर भार लटका हुआ है भारी भारी, और नीचे में काम कर रहा हूं ऐसे टोपी लगा करके। मैं टोपी लगा कैसे काम कर रहा हूं? सर टोपी आपने क्यों लगाई हुई है? मैंने टोपी लगा के मैं काम कर, ऊपर बहुत भारी भारी भार लटका हुआ, सस्पेंडेड है, जल्दीबाजी में हूं मैं, और तभी ऊपर से जो भारी भारी वजन लटका हुआ था सस्पेंडेड था कि मेरे सर के ऊपर गिर गया, सर फूट गया, अस्पताल में चले गए, 6 महीना अस्पताल में रहे। जो जल्दीबाजी थी
वो निकल गई। कितनी भी जल्दीबाजी क्यों ना हो, आप खतरा मोल लोगे क्या अपनी जान के लिए? नहीं। कि अगर कहीं आप फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कहीं पे भी काम कर रहे हो, ऊपर बहुत भारी भारी वजन लटका हुआ है, तो आपको लग रहा कि वो कभी भी, मैं नहीं कह रहा हमेशा गिरेगा ही, मगर 365 दिन में एक भी दिन गिर गया और आपके सर के ऊपर गिर गया, फिर आपका खेल तो खत्म। तो चाहे जल्दीबाजी हो चाहे जल्दीबाजी ना हो, भारी वजन अगर कहीं लटका है तो उसके नीचे खड़े होकर के तो हम काम करना पसंद नहीं करेंगे। यदि आप जल्दी में है तो लटके हुए भार, सस्पेंडेड लोड के नीचे काम करना सुरक्षित है। मैं जल्दीबाजी में हूं तो भी, जल्दीबाजी में नहीं हूं तो भी, ये सुरक्षित नहीं है। ये कथन गलत है, ये गलत है। भारी वजन लटका हुआ तो उसके नीचे आपको काम नहीं करना चाहिए, कितनी भी जल्दीबाजी क्यों ना हो। दूसरा, नेवर एक्सीड द सेफ वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड, SWL, सेफ W वर्किंग L लोड, नेवर एक्सीड द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द इक्विपमेंट यू आर यूजिंग। आप जिस उपकरण का उपयोग कर रहे हैं उसके सुरक्षित कार्यभार से कभी अधिक ना बढ़े। कहने का मतलब है कोई उपकरण आप यूज कर रहे हो, हर उपकरण की एक भार बर्दाश्त करने की, टेंशन बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, सेफ लिमिट होती है कि भाई इससे उपकरण है, इसके ऊपर इतना टेंशन लगा सकते हो, इतना लोड लगा सकते हो, ठीक, ये सेफ लिमिट है। क्या उससे ज्यादा लोड लगाओगे आप? नहीं, हम उससे ज्यादा लोड नहीं लगाएंगे। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए मैं मजदूर हूं, आप मालिक हो, आपके पास ईंट बनाने का भट्ठा है, मैं आपके यहाँ गया, आप मेरे सर के ऊपर ईंट रख करके बोल रहे हो कि ले जाओ ले जाओ, यहां से वहां ले जाओ। अब आप कितना ईंट मेरे सर के ऊपर रखोगे जितना मैं बर्दाश्त कर पाऊं? अगर मैं बहुत कमजोर हूं तो आप मेरे सर के ऊपर 4, 5, 6 ईंट ही तो रखोगे, या 20 ईंट रख दोगे ताकि मैं बैठ ही जाऊं। तो आप जिस उपकरण का उपयोग कर रहे हैं उसके सुरक्षित कार्यभार से कभी अधिक ना बढ़े। मतलब हर एक इक्विपमेंट की एक सीमा होती है कि ये सेफ लिमिट है, यहां तक आप इसको खींचो, यहां तक आप इसके ऊपर लोड लगाओ, यहां तक आप इसके ऊपर फोर्स लगाओ, चलेगा। उससे ज्यादा आप लगाओगे तो टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो कभी भी किसी उपकरण को आप उसके सेफ लिमिट से ज्यादा फोर्स ना लगाएं, ये सही है, ऐसा करना चाहिए हमको, ये करेक्ट है। जैसे आपके घर वाले कभी आपको डांटते हैं, एक बार 2 बार बोल देंगे तो आप सुन लेते हो, नालायक पता नहीं क्या पढ़ रहा है, कौन सी टीचर से पढ़ रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा तुम्हारा, लोको पायलट का 4 साल से तैयारी कर रहे हो। तो 2, 4, 5 बात वो बोलेंगे तो आप सुन लेते हो। लेकिन अगर वो रोज यही बात आधा आधा घंटा रिपीट करें तो आपको गुस्सा आ जाएगा, तो आप भी पलट के जवाब दे दोगे कि नहीं? तो जो समझदार लोग होते हैं उनको पता है कितना डांटना है, सेफ लिमिट कितनी की। ज्यादा डांटेंगे, चिंटू गुस्सा आ गया तो चिंटू उल्टा पलट के जवाब दे देगा। ऐसे भी किसी भी उपकरण पे जितना अधिकतम भार, जो उसकी सेफ लिमिट है, उससे ज्यादा भार मत लगाइए आप, ये सही है। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। assertion is wrong, reason is right. assertion is wrong, reason is true. अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और आर नहीं। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए आर किसी व्याख्या नहीं है। ए असत्य है, आर सत्य है, बी ऑप्शन। ये गलत, ये सही। अभी हम 20 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं भाई, कोई दिक्कत? ये पहला वाला है असर्शन, उसको बोलते हैं, इसको रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये मैथमेटिक्स का सवाल है। ये सवाल है, व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ विंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ मोस्ट कमर्शियल विंड टरबाइन। ये सवाल देखो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है तो, मगर गहरा सवाल पूछ लिया है। ये सवाल नॉर्मली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मैं पढ़ाता हूं, जब ट्रेड पढ़ाता हूं, पावर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में सवाल पूछ लिया है। भाई आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सूर्य की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, हवा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी उसको बोलते हैं जो कभी खत्म ही ना हो, जो हमारे पास कभी खत्म ही ना हो, असीमित भंडार हमारे पास है। अगर हम हवा से ऊर्जा बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हवा कभी खत्म होगी? भाई हवा खत्म होगी तो सांस कैसे लोगे? या सूर्य की रोशनी कभी खत्म होगी? सूर्य की रोशनी खत्म हो जाएगी, धरती पे जीवन नहीं रहेगा।
तो सूर्य की रोशनी जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा, तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। इसलिए आजकल हम सोलर पैनल वगैरह पे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, ताकि लड़ाई उड़ाई ईरान वीरान से हो जाए तो पेट्रोल का दाम यहाँ बढ़ जाता है, चिंटू घबरा जाता है। सवाल है कि टिपिकल रेंज क्या है विंड स्पीड की मीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर द इफिशियंट ऑपरेशन ऑफ मोस्ट कॉमर्शियल विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन क्या होती है? देखो, बिजली बनाने का जो सबसे सिंपल कहानी है, सिंपल फार्मूला क्या होता है, हमारे पास एक टर्बाइन होती है, टर्बाइन को घुमाया जाता है। टर्बाइन को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। आप इसको घुमाने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। टर्बाइन घूमती है तो टर्बाइन से जुड़ा होता है जनरेटर, या जिसको अल्टरनेटर बोलते हैं। टर्बाइन से कौन जुड़ा होता है? जनरेटर। जनरेटर का ही दूसरा नाम हम अल्टरनेटर भी कह सकते हैं। टर्बाइन घूमती है, टर्बाइन घूमती है तो टर्बाइन घूमती है तो ये जनरेटर को भी घुमाती है, जनरेटर भी घूमने वाला हिस्सा होता है उसको घुमाती है। और जब जनरेटर घूमता है तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करता है, या यही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। यह है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की बेसिक कहानी। कैसे पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी? आप जनरेटर को घुमा दो, जनरेटर को पकड़ के घुमा दो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। अब इसको घुमाओगे कैसे? इसको घुमाएंगे हम, इसको कनेक्ट कर देते हैं टरबाइन से। टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनाएगा। अब अलग अलग टाइप के जनरेटर होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट का आपने नाम सुना होगा। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी से बिजली बनाते हैं। कैसे करते हैं? पानी बहुत तेज रफ्तार के साथ टरबाइन पे जाके टकराते हैं, तेज रफ्तार के साथ, मतलब बहुत ऊंचाई तक पानी पहले स्टोर कर लेते हैं, फिर ऊंचाई से पानी नीचे आता है। पहले बहुत बांध वांध बना के ऊंचाई तक पानी को स्टोर कर लेते हैं, फिर वो पानी नीचे आता है। जब पानी नीचे आता है तो बहुत तेज स्पीड से आता है, तेज स्पीड से आता है और टरबाइन से टकराता है। टरबाइन से टकराता है, टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमती है, उसी से जुड़ा होता है अल्टरनेटर, कपल्ड होता है, मैकेनिकली कपल्ड जुड़े होते हैं, ये घूमता है तो बिजली बनती है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कोयला वगैरह से, थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? कोयला जलाते हैं, कोयला जलाने से जो उष्मा पैदा होती है, हीट, उस हीट से पानी को गर्म करते हैं और पानी गर्म होकर भाप में बनता है। वो भाप बहुत तेजी के साथ आती है, टकराती है और टरबाइन घूमती है। टरबाइन घूमती है तो जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो बिजली बनती है। विंड टरबाइन में क्या होता है? इसमें तेज हवा आती है, तेज हवा आती है, इसकी टरबाइन के ब्लेड्स पे टकराती है। मान लीजिए टरबाइन है कुछ इस तरीके की, ये तेज हवा किससे टकरा रही है? तेज हवा इससे आके टकरा रही है, और जब तेज हवा के टकराएगी तो घूमेगी, ये घूमेगी तो इसके साथ जुड़ा हुआ जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर जब घूमेगा तो बिजली बनाएगा। आपने विंड टरबाइन देखी होगी, फिल्मों में देखी है कि नहीं? विंड टरबाइन ऐसे फिल्मों में, यही है विंड टरबाइन, कुछ ऐसे। सलमान खान का एक गाना है ना, उसमें ऐसे पीछे दिख रहा होता है, पता नहीं कौन सा गाना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जहां हवा तेज रफ्तार से बहती हो वहीं पे हम लगाएंगे, दिल्ली शहर में नहीं लगा देंगे जहां हवा ही नहीं अच्छी स्पीड में आती है। जब तेज हवा बहती है तो घूमता है, ये घूमता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। बहुत रिलायबल सोर्स नहीं है ये विंड टरबाइन, क्योंकि हवा कब बहेगी कब नहीं बहेगी वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट फिर भी हम इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत तो बना ही सकते हैं इससे। ये सब दिख रहा है ना, ये लाइन से देखो लगी हुई है सब विंड टरबाइन। ये इस पे आके हवा टकराती है, जब हवा टकराती है तो घूमती है, ये घूमती है तो फिर इसके साथ जब ये घूमती है टरबाइन के ब्लेड, तो इसके साथ जनरेटर कनेक्टेड होता है, अल्टरनेटर, वो घूमता है, उसका रोटेटिंग पार्ट होता है, वो घूमता है वो, और जब वो घूमता है तो फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सवाल यह है कि जो हवा के टकराती है विंड टरबाइन पे, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? अगर हवा बहुत धीरे धीरे बह रही है तो ये बहुत धीरे धीरे घूमेगी, बिजली ही नहीं पैदा करेगी। ये हवा की स्पीड बहुत कम नहीं होनी चाहिए कि हवा चल तो रही है बट ये भाई साहब घूम रहे हैं बहुत धीरे धीरे, बिजली नहीं पैदा हो रही है। हवा इतनी तेज भी नहीं होनी चाहिए कि इतनी तेज हवा हो कि टरबाइन की ब्लेड से उखड़ जाए, आधी तूफान आ जाए और टरबाइन के ब्लेड से उखड़ जाए। हवा एक ठीक ठाक स्पीड में होनी चाहिए। सवाल वही पूछा गया है। अधिकांश व्यावसायिक पवन टरबाइन के कुशल संचालन के लिए आवश्यक हवा की गति मीटर पर सेकंड में की विशिष्ट सीमा क्या है, मतलब लिमिट क्या है, किस रेंज में होनी चाहिए? व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ विंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड रिक्वायर्ड फॉर द इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ मोस्ट कॉमर्शियल विंड टरबाइन। कॉमर्शियल विंड टरबाइन मतलब हम व्यापारिक हिस्से से, व्यावसायिक पर्पज से जो विंड टरबाइन यूज करते हैं, उस पर जो हवा आके टकराती है
उसकी सीमा क्या है? हवा की स्पीड 3 से 5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, या 0 से 2 होनी चाहिए, 5 से 15, 12 से 25? आपका सही आंसर है ये 5 से 15 मीटर पर सेकंड। ये नॉर्मली सीमा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर स्पीड हो गई ना तो भी विंड टरबाइन के ब्लेड टूट सकती है, उखड़ सकती है। बहुत कम होगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी ढंग से पैदा होगी ही नहीं। तो आपकी स्पीड लगभग 5 से 15 या 6 से 15 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। कि कितनी तेज रफ्तार की हवा बहे कि हमारी ठीक ठाक अच्छे तरीके से इफिशियंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाए विंड टरबाइन में, तो स्पीड है 5 से 15 मीटर पर सेकंड या 6 से 15 मीटर पर सेकंड, इस रेंज में होना चाहिए। 5 से 15 या 6 से 15। 25 तक स्पीड नहीं होनी चाहिए। 25 स्पीड पर टरबाइन उखड़ सकती है। 5 से 15 आप मान लो। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से एक गर्म पानी से, एक गर्म बर्तन से उष्मा हानि के लिए जिम्मेदार है? एक गर्म बर्तन है कोई, उसमें से हीट बाहर निकल रही है। अरे आप भगोने में पानी गर्म करके ले आए, अपने टेबल पे आपने रख दिया, अब आप थोड़ा थोड़ा निकाल के ग्लास में पी रहे हो और पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की। तो भगोने का पानी धीरे धीरे ठंडा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भगोने का जो पानी है उसकी हीट बाहर जा रही है। कहाँ जा रही है? बाहर। बाहर मतलब हवा उसके संपर्क में है, हवा उसकी हीट को उड़ा के लेके चली जा रही है। हम किसी चीज से बार बार छू थोड़ी रहे हैं कि उसकी हीट कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। किससे ट्रांसफर होगी? विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इज प्राइमरली, प्राइमरली मतलब मुख्य रूप से, प्राइमरली मतलब मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट लॉस फ्रॉम ए हॉट यूटेंसिल। हॉट मतलब गर्म, यूटेंसिल मतलब बर्तन। हॉट मतलब गर्म, यूटेंसिल मतलब बर्तन। एक गर्म बर्तन है, उससे हीट का जो नुकसान हो रहा है, या कुकर ही मान लो है, आपने कुकर में दाल बनाई, कुकर गर्म है, आपने रख दिया, 1 घंटे बाद कुकर ठंडा हो जाता है। कैसे? क्या कुकर से लाके आप दूसरा मेटल टच कराते हो क्या, कि कुकर के अंदर की हीट दूसरा मेटल टच कराया हमने तो हीट कंडक्शन के थ्रू, चालन के थ्रू दूसरे धातु या दूसरे मेटल में ट्रांसफर हो गई? नहीं। एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन, कन्वर्शन, मेनली रेडिएशन के थ्रू। अरे रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। एक गर्म बर्तन सुषमा हानि के लिए जिम्मेदार क्या है? मेनली रेडिएशन, विकिरण। मुख्य रूप से विकिरण जिम्मेदार है। बोलो। कोई दिक्कत है तो बताइए। जो गर्म बर्तन है उससे जो उष्मा निकलती है वो मुख्यतः रेडिएशन के द्वारा ही निकलती है। कंडक्शन के लिए यानी चालन के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए, हम किसी चीज से छू तो रहे नहीं है उसको। तो आपका जो मुख्य कारण है उष्मा का ह्रास होने का या नुकसान होने का, उष्मा उड़ जाने का, बर्तन जो गर्म था वो ठंडा हो गया, गर्म कुकर जिसमें दाल आपने बनाई धीरे धीरे ठंडा हो गया, उसका मेन रीजन क्या है? रेडिएशन, विकिरण। अब रेडिएशन क्या है? आप थ्योरी पढ़ना हीट एंड टेम्परेचर की, ये है मैथमेटिक्स। ये सवाल है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अवॉइड मैकेनिकल हैजार्ड्स व्हेन ऑपरेटिंग लार्ज एंड डेंजरस मशीन? सेफ्टी एंड हेल्थ का सवाल है। बड़ी और खतरनाक मशीनों को चलाते समय, बड़ी मशीनें और खतरनाक मशीनों को चलाते समय यांत्रिक खतरों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? एक तो मशीन बहुत बड़ी है और खतरनाक भी है, मशीन में कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ खराबी हो जाए, उससे बचना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सर वो काम ही नहीं करें, नहीं काम तो करना पड़ेगा, नौकरी करनी है ना, तो काम को तो नहीं छोड़ के भागना है। अच्छा ठीक सर, फिर क्या करेंगे? प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। आपको उस मशीन पे काम करने की पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कैसे उस मशीन पे काम करते हैं, फिर उस मशीन पे काम करना चाहिए, कि प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हो जाए उस मशीन के बारे में, तभी जाकर उस मशीन पे काम करिए। एम्प्लॉय फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग ओनली, एम्प्लॉय की फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ सभी लोगों का वजन ठीक है, सभी लोग दौड़ भाग ले रहे हैं, बस मशीन पे काम करना नहीं सिखाया, पर दौड़ना भागना सिखा दिया ना, ये तो नहीं। रेगुलर मशीन मेंटेनेंस, मशीन का रेगुलर मेंटेनेंस करा वो तो ठीक है,
तुम भी तो उस पर मशीन पे काम करना जानो कि नहीं मशीन तो ठीक है, सब कुछ मेंटेनेंस हो रहा है, मैं ही जानता नहीं मशीन को कैसे काम करना चाहिए, खोलना इस तरीके से, खोल दे रहे हैं इस तरीके से। मशीन रीडिजाइन टू एलिमिनेट हैजार्ड्स, कि हैजार्ड्स या नुकसान को हटाने के लिए मशीन को फिर से डिजाइन कर दो, दूसरे तरीके से डिजाइन कर दो। मशीन को कितने भी अच्छे से डिजाइन कर लो, अगर आपको मशीन को इस्तेमाल करना नहीं आता है तो मशीन आपको दिक्कत करेगी। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है ये। बड़ी और खतरनाक मशीनों को चलाते समय खतरों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है उस मशीन पे काम करने से पहले पहले पूरी ट्रेनिंग ले लीजिए, प्रशिक्षण ले लीजिए और उस मशीन पे काम करने का अनुभव इकट्ठा कर लीजिए किसी जानकार की उपस्थिति में, फिर उस पे काम करिए। ए, सेफ्टी एंड हेल्थ। सेफ्टी एंड हेल्थ के सवाल तो 50% कॉमन सेंस से हो जाते हैं, कॉमन सेंस से। नेक्स्ट, सिलेंडर का सवाल हो गया। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर हेल्दी ह्यूमन बॉडी इन केल्विन। हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है केल्विन में। देखो नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप पढ़ते हो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, केल्विन में निकालना है तो इसमें 273 जोड़ दो, 273.15 जोड़ दोगे तो केल्विन में आ जाएगा। कितना आ गया, ये हो गया 7 3 10 और 7 8 9 10 के 11 2 1 3.15 डिग्री केल्विन या केल्विन 310.15। नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड लें तापमान की सामान्य सीमा और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 जोड़ते हैं, कहीं कहीं 0.15 को ऐड कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 273 ले लेते हैं लगभग लगभग। तो इसमें इसको जोड़िए कितना है 310.15, मतलब 310.15 के आसपास वाला ऑप्शन ढूंढिए। 310.15, 310.15, 283, यही सबसे है। 308 से 315 के बीच में आ रहा है, इसके लिए सबसे सटीक ये है 308 से 315, 308.15 से लेके 315.15 केल्विन इसके सबसे करीब में। स्वस्थ मानव शरीर के लिए केल्विन में तापमान की सामान्य सीमा क्या है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर इन एसआई सिस्टम। बता रखा है आपको एसआई सिस्टम में जो बेसिक यूनिट्स हैं फंडामेंटल वो 7 हैं, उसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, बेस यूनिट। उन 7 से बाकी सबको डिजाइन किया जा सकता है, बाकी सबको डिराइव किया जा सकता है। बेसिक एसआई यूनिट कितनी है 7, बाकी उन 7 से आप किसी को भी बना सकते हो, बाकी सब डिराइव्ड हैं। एक है फंडामेंटल, फंडामेंटल से आप फंडामेंटल 7 हैं और उन 7 को मिला के आप ढेर सारी और राशियां बना सकते हो, जिनको बनाते हैं हम इन 7 की मदद से, उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। कौन कौन से हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जो किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, फंडामेंटल जो किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करती हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट बेसिक यूनिट्स यूज्ड टू डिराइव ऑल अदर यूनिट्स। कि फंडामेंटल जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, इन्हीं से हम बाकी की यूनिट्स बनाते हैं इन 7 से। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हैं, ये 7 हैं। 7 एसआई बेस यूनिट या बेसिक यूनिट कौन कौन सी हैं। लंबाई, लेंथ, यूनिट मीटर है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं मास, यूनिट किलोग्राम है, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम यूनिट सेकंड है, शॉर्ट में एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर है, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, के से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, इसकी यूनिट है मोल, मोल को MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश तीव्रता, इसकी यूनिट कैंडेला है, कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 हैं बेसिक एसआई यूनिट। इन 7 से बाकी सब बनाओगे आप, जितनी और भी राशियां हैं सब इन्हीं 7 से बनती हैं। तो इन 7 के अलावा बाकी जो बनेंगे इन 7 से उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है,
बोलिए। तो कितनी मूल इकाइयां हैं? 7। कौन कौन सी? ये 7 हैं। अगला ऑप्शन ये है, ये सवाल है, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड ईमेल स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कंप्यूटर का सवाल है, कौन सा विकल्प एक मानक ईमेल संरचना के मुख्य घटकों की सही पहचान करता है? ईमेल जो लिखते हो आप, कभी ईमेल लिखा है किसी को? नहीं सर, ईमेल मेल। अरे मान लो आपको ईमेल लिखना है करियर कंपनी को, ठीक है, क्या लिखना है? करियर कंपनी को ईमेल लिखना है कि सर मैंने आपके एएलपी वाले बैच से पढ़ा था, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आपको अपने 1 महीने की सैलरी पूरी देना चाहता हूं, तो बताइए मैं कब आकर के अपने 1 महीने की सैलरी आपको दे पाऊं। आपको ईमेल लिखना है करियर ऐप को, तो क्या करोगे? यूजर नेम पासवर्ड, ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ लगता है मेल लिखने में? मैसेज बॉडी, सिग्नेचर, हेडर, बॉडी, फुटर, इंक्रिप्शन की, रेसिपिएंट एड्रेस। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन कि किस चीज के बारे में मेल है। आपको अगर कंपनी मेल लिख रही है कि नहीं तुम्हारा टर्मिनेशन है, तो लिख देगी टर्मिनेशन लेटर, या आपने किसी कंपनी को भेजा रिज्यूमे, तो आप लिख दोगे रिज्यूमे है आपका, या आपको लगता कि नहीं अपनी पहले महीने की सैलरी करियर आपको दे देंगे, तो लिखोगे कि सर हम अपने पहले महीने की सैलरी देना चाहते हैं, तो फर्स्ट मंथ सैलरी आई एम डोनेटिंग टू करियरविल, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर रिसिपिएंट एड्रेस, रिसिपिएंट मतलब जिसको भेज रहे हो मेल, उसका मान ली मेरी मेल आईडी मुझको भेज रहे हो, तो मेरी मेल आईडी है राजकुमार सिंह 730@gmail.com, वो डाल दोगे। करेविल ऐप को भेज रहे हो तो करेविल की मेल आईडी डाल दोगे। फिर मैसेज बॉडी, फिर पूरा मैसेज डालोगे कि हेलो सर, मेरा नाम चिंटू है, मैंने आपके इस बैच से पढ़ा था, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं खुशी से इतना पागल हूं कि बैच तो मैंने परचेज किया था, बट अपने पहले महीने की पूरी सैलरी मैं आपको डोनेट करना चाहता हूं। सब कुछ लिख दिया आपने और लास्ट में सिग्नेचर आपने कर दिया, काम हो गया। ये सही तरीका है ईमेल का कि पहले किस बारे में बात कर रहे हो। आपको अपनी कंपनी से मान लीजिए रिजाइन करना है, तो आप लिख दोगे रेजिग्नेशन लेटर। कंपनी का जो एचआर होगा जिसको मेल करोगे उसका एड्रेस, मेल एड्रेस, मैसेज बॉडी, फिर पूरा डिटेल में लिखोगे आप, फिर लास्ट में सिग्नेचर करके काम खत्म। तो स्टैंडर्ड ईमेल स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ये तो बच्चों वाला सवाल है, बताओ कौन सा कथन सही है? ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, ये है। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यस, ये तो करेक्ट है, यही तो है करेक्ट। कौन सा कथन सही? एक ही सही है। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये बढ़ेगा तो घटेगा, ये नहीं हो सकता। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो रहा है, ये गलत है। चालक की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, मोटाई मतलब एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा मतलब थिकनेस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। चालक की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा, यहाँ लिख रहा बढ़ जाता है, गलत। मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, नहीं, लंबाई बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, ये भी गलत। पहला वाला सही है। यही तो होगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है। लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा, लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा। अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन गूगल डॉक्स। निम्न में से कौन सी सुविधा गूगल डॉक्स में उपलब्ध नहीं है? क्रिएट टेबल, ट्रैक चेंज, इंसर्ट इमेज, कमेंट ऑन टेक्स्ट, बताइए।
गूगल डॉक्स में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? टेबल बनाने की सुविधा यस है। इंसर्ट इमेज, चित्र सम्मिलित करना, चित्र शामिल करना, ये भी है। कमेंट ऑन टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट पे कमेंट करना, ये भी शामिल है। ट्रैक चेंज, चेंज को ट्रैक करना, ये सुविधा नहीं है गूगल डॉक्स में, ये वाली सुविधा नहीं है। एमएस वर्ड में है ये सुविधा, बट गूगल डॉक्स में नहीं है। 38 है ना, देखो गूगल डॉक्स में आप टेबल बना सकते हो, यस। इमेज इंसर्ट कर सकते हो तो इमेज डाल सकते हो, ठीक। कमेंट भी कर सकते हो, तीनों चीज कर सकते हो। ट्रैक चेंज नाम का फीचर गूगल डॉक्स में नहीं है। हाँ, अगर ट्रैक चेंज करने के इक्विवेलेंट, इससे मिलता जुलता फीचर अगर आपको गूगल डॉक्स में देखना है तो होता है सजेस्टिंग मोड। सजेस्टिंग मोड एक फीचर होता है जो गूगल डॉक्स में होता है, सिमिलर टू ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज गूगल डॉक्स में नहीं होता है, नाम से फीचर नहीं होता है। इसमें इक्विवेलेंट फीचर होता है सजेस्टिंग मोड। कहने का यह मतलब है कि ट्रैक चेंज करने वाला जो फीचर है गूगल डॉक्स में नहीं है, लेकिन ट्रैक चेंज जैसा ही मिलता जुलता फीचर, उसके इक्विवेलेंट समतुल्य फीचर, समतुल्य गुण, सजेस्टिंग मोड होता है किसमें? गूगल डॉक्स में। अच्छा, तो ट्रैक चेंज कहां होता है? ट्रैक चेंज वाला फीचर होता है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में होता है ट्रैक चेंज वाला फीचर, गूगल डॉक्स में ट्रैक चेंज नहीं होता, इसके इक्विवेलेंट, इसके सिमिलर फीचर होता है सजेस्टिंग मोड। तो सवाल आता है ट्रैक चेंज कहां होता है एमएस वर्ड में, गूगल सजेस्टिंग मोड कहां होता है गूगल डॉक्स में? ट्रैक चेंज गूगल डॉक्स में नहीं होता है, हाँ इसके सिमिलर सजेस्टिंग मोड होता है, तो वही लिखा है। आप टेबल ऐड कर सकते हो, बना सकते हो, इमेज डाल सकते हो, कमेंट पे कमेंट कर सकते हो, पर ट्रैक चेंज वाला फीचर नहीं होता है। एमएस वर्ड में मिलेगा ट्रैक चेंज। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज का फीचर होता है, एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज का फीचर होता है एमएस वर्ड में, ठीक है। यह फीचर रिव्यू टैब के अंदर मिलता है। आप रिव्यू का टैब जब क्लिक रिव्यू टैब पे जाओगे, रिव्यू टैब उसके अंदर मिलेगा, दिस फीचर इज अवेलेबल अंडर द रिव्यू टैब। कौन सा? ट्रैक चेंज वाला फीचर। ट्रैक चेंज वाला फीचर रिव्यू के अंदर मिलता है, लेकिन एमएस वर्ड में मिलेगा, गूगल डॉक्स में नहीं। इसका यूज किस लिए करते हैं हम एमएस वर्ड में? इसका यूज डॉक्यूमेंट में किए गए चेंज, जैसे टेक्स्ट ऐड करना, डिलीट करना, फॉर्मेटिंग चेंज करना, को ट्रैक या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। दिस इज यूज टू ट्रैक और रिकॉर्ड चेंजेस मेड इन ए डॉक्यूमेंट लाइक एडिंग टेक्स्ट और डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग। यानी कहने का मतलब ट्रैक चेंज एमएस वर्ड में है, गूगल डॉक्स में नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, याद रहेगा। चलिए, तो एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज होता है, गूगल डॉक्स में नहीं होता है। अगला सवाल ये करते हैं। ये मैथ्स का हो गया। ये सवाल है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैजार्ड्स। खतरे की प्रकृति के आधार पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी श्रेणियों के सही युग्म की पहचान करिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात कर रहा है पीपी, जैसे आपको सर की सुरक्षा करनी है तो सर पे हेलमेट रखो, आंख की सुरक्षा करनी है तो आंख पे चश्मा लगाओ, सांस जो है मतलब फेफड़ों से संबंधित बीमारी ना हो तो आप मास्क लगा लो ताकि कोई पॉइजनस गैस आपके अंदर ना चली जाए। ठीक है, सेफ्टी शूज पहन के रखो, पैरों में हाथों में ग्लव्स लगा के रखो, ये सारी चीजें आपको करके रखनी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। खतरे की प्रकृति के आधार पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की श्रेणियों के सही युग्म का चयन करिए। नॉन रेस्पिरेटरी, देखो रेस्पिरेटरी मतलब होता है श्वसन से संबंधित, सांस लेने से संबंधित। रेस्पिरेटरी मतलब होता है सांस लेने से संबंधित। नॉन रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने से संबंधित नहीं, उससे अलग। तो सेफ्टी हेलमेट जो है ये नॉन रेस्पिरेटरी है। हाँ, सेफ्टी हेलमेट जैसे आपने अपने सर पे एक हेलमेट लगा रखा है तो वो सांस लेने से सुरक्षा देता है क्या? कहीं जहरीली गैस जो है लीक हो रही है और आप हेलमेट लगा के जाओगे तो आपको सुरक्षा मिलेगी नहीं। तो हेलमेट रेस्पिरेटरी वाला प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लेना है तो यहां मास्क लगा लो उससे कि जहरीली गैस आपके अंदर ना जा पाए, आपके मुंह से या नाक से अंदर ना जा पाए। तो अगर सांस लेने वाला प्रोटेक्शन लेना है तो मुंह और नाक को बंद करो। हेलमेट लगाने से, पैर में जूता पहनने से जाने वाली हवा थोड़ी अंदर सुधर जाएगी। तो नॉन रेस्पिरेटरी मतलब जो श्वसन से गैर श्वसन सुरक्षा है, गैर श्वसन, गैर श्वसन मतलब जो सांस लेने से गैर है, अलग है। सेफ्टी हेलमेट, हाँ सेफ्टी हेलमेट नॉन रेस्पिरेटरी ही है। दूसरा रेस्पिरेटरी वाला क्या? नोज मास्क। रेस्पिरेटरी वाला जो प्रोटेक्शन है वो नोज मास्क मतलब श्वसन से संबंधित जो नाक का मास्क। अगर आप सांस लेने से संबंधित प्रोटेक्शन देख रहे हो तो नाक का मास्क है, नाक पे मास्क लगा लीजिए। सांस ले रहे हैं तो नाक पे मास्क लगा लिया तो बाहर का जो भी प्रदूषण है, जहरीली गैस है, हवा है, वो मेरे अंदर नहीं जा पाएगी। तो सांस लेने से संबंधित जो प्रोटेक्शन है वो मास्क वाला है और जो सेफ्टी हेलमेट है वो नॉन रेस्पिरेटरी, सांस लेने से संबंधित नहीं है। यही तो है, सही लग रहा है। बाकी देख लो, नॉन रेस्पिरेटरी में नोज मास्क नहीं, नोज मास्क तो रेस्पिरेटरी में आएगा भाई, ये सांस लेने से संबंधित वाला है नोज मास्क। नॉन रेस्पिरेटरी में सेफ्टी गगल्स, नॉन रेस्पिरेटरी में ईयर प्लग्स, रेस्पिरेटरी में सेफ्टी, यही है ए। नहीं आया समझ में? इस सवाल का ऑप्शन सही लोग बताइए, आया कि नहीं आया सबको? भाई सुरक्षा कई प्रकार की होती है, पैरों की सुरक्षा, हाथों की सुरक्षा, सांस लेने से संबंधित कोई संक्रमण ना हो जाए। तो ये जो लिखा है कि नॉन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन मतलब रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन से, नॉन मतलब श्वसन से संबंधित नहीं, गैर श्वसन संबंधित। तो सेफ्टी हेलमेट जो हेलमेट है ये सांस लेने से संबंधित सुरक्षा तो नहीं है। और जो नोज मास्क है, नाक पे लगने वाला मास्क, वो श्वसन से संबंधित। हाँ, अगर आप ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे बहुत जहरीली गैसेज निकल सकती हैं, वो लीक रोज नहीं करेंगे बट एक भी दिन अगर लीक करी, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कितने सारे लोग मरे थे जहरीली गैस से। लेकिन आप मास्क वास्क लगा के रखोगे तो फिर उससे खतरा कम हो जाएगा। ये सही युग में यही है कि ये गैर श्वसन से संबंधित है, ये श्वसन से संबंधित है, सांस लेने से संबंधित सुरक्षा उपकरण है। ये सांस लेने से संबंधित सुरक्षा उपकरण नहीं, उसके अलावा वाला उपकरण है। पैरों में जूता हो, हाथों में ग्लव्स हो, आंखों पे चश्मा हो, सर पे हेलमेट वेलमेट हो, टोपी हो। विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर? निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमतौर पर पानी के पीने के उपचार के लिए किया जाता है? ऑयल फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, एसिड न्यूट्रलाइजेशन और भस्मीकरण, इंसिनीरेशन। तो हमारा सही आंसर है क्लोरिनेशन। मैं दिल्ली शहर में रहता हूं, यहाँ पे जो सप्लाई का पानी आता है दिल्ली जल बोर्ड का, उसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं। या कई बार आप स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हो तैरने के लिए तो वहां भी पानी में क्लोरीन की गोलियां मिला के रखते हैं। क्लोरीन की गोलियों से क्या होता है कि जो पानी में बैक्टीरिया हैं या जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। पानी को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन की गोलियों का। तो क्लोरीन की गोलियों का हम इस्तेमाल करते हैं।
क्या करती है ये? किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। तो क्लोरीन की गोली ऐड करने की प्रक्रिया को क्लोरीनेशन कहा जाता है। क्लोरीन की गोली ऐड कर दीजिए पानी में, उसको क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो पानी को साफ करना, आपके पीने या इस्तेमाल करने लायक पानी रहे। तो किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, ये सारी चीजें करती हैं क्लोरीन की गोली। तो क्लोरीन की गोली क्लोरीनेशन। ये सवाल है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गति करे, उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास कितना है इसका? 10 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर 1/2 × 10। 5 का स्क्वायर 25, 25 × 10 250, 250/2 125। 125 जूल, 125 जूल। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 mv²। कर दिया। विच आर द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर ओनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? केवल मूलभूत भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मूलभूत राशियों को मापने के लिए तो बेस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जो 7 बेस यूनिट है वो। केवल मूलभूत भौतिक राशियों को मापना है। केवल केवल मूलभूत, केवल मूलभूत को नापना है। केवल मूलभूत राशियों को नापने के लिए किस का उपयोग करते हैं? बेस यूनिट का। जो 7 बेस यूनिट है, डिराइव्ड का, बेस और डिराइव्ड दोनों का नहीं, केवल बेस का। केवल मूलभूत है तो विच आर द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर ओनली फंडामेंटल, ओनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? तो 7 जो बेस यूनिट है उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास पार्ट ए में 100 सवाल होते हैं। 100 में से 50 सवाल तक हम आज कर लिए हैं। इस 50 सवाल में कुछ मैथ्स के थे, कुछ रीजनिंग के थे, उसको हमने नहीं किया। जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के थे उसको हमने किया। तो 2 मई 2025 का शिफ्ट 2 के पार्ट ए, सीबीटी 2 के पार्ट ए के 100 सवाल में शुरू के 50 सवाल के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के सवाल हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम 51 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास इसकी होगी, मैं इसी शिफ्ट को, जो आगे का पेपर है 51 से लेकर के 100 तक, उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। मतलब 51 से लेकर 100 तक के जितने क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के होंगे, मैथ इंजीनियरिंग को छोड़ के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके सारी शिफ्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? कोई डाउट है तो बताइए। ये जो पीडीएफ मैं अपलोड करवाऊंगा आपके ऐप पे, क्या मैं इसमें मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहने दूं या उसको हटा दूं? ये जो पीडीएफ है इसमें टाइप करवा करके मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन टाइप हैं, आप देख पा रहे हो जैसे ये। तो क्या आप चाहते हो ये क्वेश्चन भी इसमें रहने दूं मैं, ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे क्वेश्चन है, आप बाद में खुद सॉल्व करो, या इसको मैं हटा दूं, केवल बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के सवाल रहने दूं? क्या कहते हो आप लोग? बोलो। चलिए आज की कहानी फिर यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है?
आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं। आप में से जो लोग नए हैं, जिनको ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पूरा सीखना है और सारे टॉपिक पढ़ने हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के, जिसमें टोटल 12 टॉपिक हैं, तो आप करियर वे लैब पे जाकर के इन बैचेज को ज्वाइन करके पूरी थ्योरी पढ़ सकते हो। उसमें वहाँ भी क्वेश्चन कराए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो कराए ही जा रहे हैं। आप करियर वे लैब पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये बैच नहीं मिल रहा करियर वे लैब पे, तो आपको क्या करना है, ऐप खोलना है। ऐप में सबसे नीचे बैच पे क्लिक करना है और बैच पे क्लिक करने के बाद ऊपर जेईई आईटीआई रेलवे एग्जाम के सेक्शन पे आप जाना। जैसे आप जेईई आईटीआई रेलवे एग्जाम के सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बैचेज दिख जाएंगे, एएलपी के ट्रेड के बैचेज, आरआरबी जेईई वगैरह के बैचेज भी दिख जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। ये हमने डिस्कस किया 2 मई 2025 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन, शुरू के 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बेसिक साइंस के। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।